हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख रखी होगी आप लोगों ने। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहचान एटीट्यूड के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को बराबर क्लासेस अवेलेबल करा रहे थे, लेकिन बीच में कुछ अनियमितता के चलते हुए हमारी कुछ क्लासेस हमने छोड़ दी थी। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को आज से दोबारा स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक्स छूट गए हैं उन्हें समझना डीपली तरीके से, और कोई ट्रिक्स व्रिक्स नहीं होती है। जेन्युइन तरीके से जैसे आप समझेंगे तो अच्छी तरह याद भी होगा, समझ में भी आएगा और अच्छा एनालिसिस आपको एक अच्छा वक्ता बनाता है। अच्छा मतलब आपको अच्छी नॉलेज देता है। तो इसीलिए जरूरी है कि चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जाए, रटने की बजाय समझना ज़्यादा जरूरी होता है। इस वजह से दोस्तों आज से पहले या फिर अब जो भी आगे क्लासेस होंगी, जितनी टोटल हमारी पहचान एकेडमिक क्लासेस लेती है, तो उस क्लासेस का मेन फोकस यही होता है कि आपको कैसे भी करके समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, हमारा लास्ट टारगेट यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक, उसी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है उसका नाम है शेड्यूल या अनुसूचियां। क्या नाम है? अनुसूचियां। थोड़ा ध्यान देना, भारतीय संविधान में अनुसूचियां एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता ही है। यानी यहाँ के जो अनुसूचियां हैं, मैं बता दूंगा आपको कि कौन सी अनुसूची से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या अब तक ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री में या इतिहास में जो क्वेश्चन अब से पहले पूछ लिए गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए थे, या आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको फोकस करना है पूरी क्लास पे, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। बीच में छोड़कर जाने से पता है क्या नुकसान होता है, न आप पूरा कंटेंट देख पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं, और फिर उसके बाद में आपका टॉपिक छूट जाता है। इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है कि आपको पूरा फोकस करना है, वीडियो को पूरा देखना है और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करना है। और ज्यादा हार्ड टॉपिक वैसे है भी नहीं, बिल्कुल आसान टॉपिक है। बस बशर्ते आपको जरूरी है कि इसे आसान भाषा में समझा जाए और एक आसान साइट यानी दृष्टिकोण के साथ में इसे समझना है आपको। आप सभी बेसिकली इसमें याद करते हैं कि अनुसूचियां कितनी होती है, यही यहां इसका दायरा खत्म नहीं हो जाता है कि अनुसूचियां 12 होती है। मूल रूप से अनुसूचियां 8 थी, ये इसका दायरा नहीं है। आपको टोटली अनुसूचियां याद करनी है कि कौन कौन सी अनुसूची है, किस अनुसूची में कौन सा उल्लेख है, और जो सामान्य तौर पर जो एनालिसिस दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, उस बुक के अंदर बतौर एवरी जो शेड्यूल है, प्रत्येक जो अनुसूची है उसके अंतर्गत क्या चीज या कौन से अधिनियम या किस बात का उल्लेख किया गया है, तो उसे भी समझना जरूरी है। अगर आप एक बार इसे नजर लगा देंगे, कहने का मतलब एक बार नजर से निकाल देंगे, तो बेसिकली आपको इसकी समझ हो जाएगी इस टॉपिक की, और आसान लगेगा और आसानी से आप किसी को समझा भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। बदतर मतलब शर्त यह है कि आपको केवल इसको समझना है और डीपली फोकस करना है। तो दोस्तों, और सारी बातों को छोड़ते हैं और अनुसूची की ओर चलते हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि भारतीय संविधान की मूल अनुसूची के तौर पर देखा जाए, तो मूल अनुसूचियों के तौर पर देखा जाए तो मूल अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। बाद में कितनी बनाई गई? 4 ऐड की गई हैं। तो टोटल अनुसूचियां वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अब आपको डीपली इसको थोड़ा सा समझना है स्टार्टिंग से, बड़ा मजा आएगा क्लास में, है ना। बिल्कुल, आप अगर थोड़ा ध्यान इधर उधर करेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, अदरवाइज क्लास में बिल्कुल आनंद आने वाला है। और इसी तरह की वीडियो अगर आपको आगे आती रहे तो कृपया करके मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके, और स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मैं इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की और अग्रसर हूं कि लोगों को समझ में ज्यादा आना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस रहती हैं जो रटने पर जोर देती हैं या ट्रिक्स के ऊपर जोर देती हैं। ट्रिक होनी चाहिए, लेकिन ट्रिक वो नहीं होनी चाहिए जो आपको टॉपिक से भटका दे, आपको पूरा टॉपिक आपको डीपली याद करवा दे, ऐसी ट्रिक होनी चाहिए, उसकी समझ आ जाए ट्रिक के साथ में, ऐसी ट्रिक होनी चाहिए। तो उसी के साथ में हम आज की क्लास इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं
कि अनुसूचियां टोटल कितनी हैं। भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियां हैं 12। अब तक कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। बाद में कितनी ऐड की गई? 4 अनुसूचियां ऐड की गई। और टोटल कुल मिलाकर के वर्तमान में कितनी कंडीशंस हैं शेड्यूल्स की? तो 12 हैं, यानी 12 है। तो हम पढ़ते हैं पहली से लेकर के 12 तक। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इन्हें ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक है, वैसे चाहें तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन समझाने के हिसाब से इसे थोड़ा ऐसे लिख करके मैं आपको शो करता हूं। ठीक है, बात करते हैं कि जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। पहली अनुसूची में सबसे पहले कोई भी किसी भी तरह की कोई बुक लिखी जाती है तो उसमें उसका कंटेंट लिखा जाता है फर्स्ट पेज पर। फर्स्ट पेज पे आपको चैप्टर देखने को नहीं मिलता है। आप लोग जब फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़े होंगे तो उसमें पहले जब पेज खोलते हैं तो उसमें एक लेखक का आभार लिखा रहता है, पुस्तक की विवरणिका लिखी रहती है और उसके साथ में उसके कंटेंट लिखे रहते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है, भारतीय संविधान की पुस्तक भी एक पुस्तक है, एक कानून की नियमावली है। तो इस तौर पर इसमें भी कंटेंट लिखे गए हैं। इसलिए पहले अनुसूची में हम बात करेंगे जो अनुसूचियां या भारतीय संविधान के जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में कंटेंट की। तो उनके बारे में जो पहला कंटेंट है या पहली जो सूची है उसको पहले कंटेंट में शामिल किया गया है। यानी फर्स्ट अनुसूची में आपको मिलेगा देखने को, एक तो आपके देश की जानकारी मिलेगी। अब देश की जानकारी से मतलब क्या है? देश की जानकारी से मतलब है कि इस देश में कितने राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो उन पूरे राज्यों के बारे में जानकारी, और इस राज्य का जो ये राज्यों का एक संघ है ये देश, तो इस राज्य में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इन सभी का जो उल्लेख है वो पहली अनुसूची में आपको देखने को मिलता है। अब बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, बहुत आसान हो गया है भाई। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है कि देश की जानकारी है, राज्यों के संघ की जानकारी है, और यूनियन टेरिटरीज जिनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? यूनियन संघ शासित प्रदेश। ठीक है ना, तो ये संघ शासित प्रदेश हैं, इन सभी के बारे में जानकारी है कि कौन सा एरिया संघ शासित प्रदेश में आता है, और डिवाइडेशन जो राज्यों का किया गया है उनका उल्लेख पहली अनुसूची में दिया गया है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, समझ में आ गया होगा। पहली अनुसूची को याद करना भी बिल्कुल आसान है कि क्या है उसमें पूरी बुक का कंटेंट लिखा गया है। जिनका निर्धारण करना है उन चीजों को शामिल किया गया है, देश की जानकारी और उनके राज्य और यूनियन टेरिटरीज का उल्लेख। अब बात करते हैं हम सेकंड अनुसूची की। तो सेकंड अनुसूची की बात करें तो सेकंड अनुसूची में जैसे देश के मुख्य पदाधिकारी हैं, एक इतना बड़ा देश है, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि भाई इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश को चलाने के लिए अधिकारी, पदाधिकारी या मुख्य रूप से एक विधिक अधिकारी या कहने का मतलब न्यायाधीश, जो आप लोग मानते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य, तो इन सभी चीजों के वेतन और भत्तों का उल्लेख, कहने का मतलब है डायरेक्टली हम इस बात को यूं कह सकते हैं कि वेतन एवं भत्ते, वेतन और भत्तों की जो जानकारी है वो किसमें मिलती है? दूसरी अनुसूची में देखने को मिलती है। कौन सी अनुसूची है? दूसरी अनुसूची में आपको विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी। बात करें हम तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है आपके वेतन और भत्ते तो आपको मिल गए हैं। ठीक है, क्या मिल गया है? वेतन भत्ते मिल गए हैं। जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण यहां कर दिया है। उसके बाद में तीसरी अनुसूची में है कि भाई ये जो पदाधिकारी हैं, इन सभी पदाधिकारियों को एक ऑथ टेकिंग प्रोग्राम होता है। कहने का मतलब इन्हें शपथ भी दिलानी पड़ेगी भैया। क्या दिलानी पड़ेगी? शपथ दिलानी पड़ेगी। अब आपको शक्तियां दी जा रही हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह से मतलब इतने बड़े पदाधिकारी हैं, तो इन सभी को एक शपथ का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि भाई आपको अपना जो कार्य है वो पूर्ण निष्ठा के साथ में करना है।
ठीक है ना। तो यही प्रोसेस है इसमें। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का उल्लेख है। आपको याद रखना है, पहले में देश की जानकारी देनी है, राज्यों के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, दूसरे में आपको वेतन भत्तों के बारे में बताना है, और तीसरे में आपको शपथ टेकिंग यानी शपथ लेने वाले प्रोसेस के बारे में है। तो 3 अनुसूचियां हो गई हैं। बात करें नेक्स्ट अनुसूची की, जो कि ये सिंपल है, पहले से लेकर के 6 तक की तो बिल्कुल सिंपल है। इनमें क्वेश्चन भी बहुत कम देखे जाते हैं, बहुत कम लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन आते ही नहीं है इनसे। जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं वहां आपसे डिस्कस करूंगा बराबर, और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे पहले आ चुके हैं। तो चौथी अनुसूची की बात करते हैं। चौथी अनुसूची में है जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व को लेकर के है। प्रतिनिधित्व यानी कोई भी इतने सारे राज्य हैं, तो ये सभी राज्य अपनी मनमर्जी से राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकते हैं। तो यानी प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का निर्धारण किया गया है कि वहां से राज्यसभा में कितने सदस्य चुनकर आएंगे, किस राज्य से कितने सदस्य चुनकर आएंगे, पर्टिकुलरली नंबर दिया गया है उनको, और नंबरों के अकॉर्डिंग ही उनका प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया गया है। इसलिए चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब राज्यसभा के कितने सदस्य कौन से राज्य से आएंगे। ठीक, इससे आपको भी याद होगा, आपके स्टेट का अलग राज्यसभा की सीटों की संख्या है, अलग स्टेट की अलग सीटों की संख्या है। तो इसी तरीके से राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व चौथे शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। पांचवी अनुसूची में आपको जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, तो इन दोनों के प्रशासन के प्रावधान के बारे में है। इनको ये जो निम्न वर्ग के वर्ग हैं, कहने का मतलब ये शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब है, बहुत सारे लोग तो इनके बारे में भी जानकारी से अवगत नहीं है। कहने का मतलब वो एससी को भी नहीं जानते, एसटी को भी नहीं जानते। तो अगर नहीं जानते हो तो समझ लो कि एससी का मतलब होता है कि एक शेड्यूल या अनुसूचित कास्ट या अनुसूचित जाति, ठीक है। और इसके अलावा एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। क्या? अनुसूचित जनजाति। ये दो हो गए। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मतलब है एससी एसटी। आपको याद रखना है कि पांचवी अनुसूची में एससी एसटी के उल्लेख, एससी एसटी के बारे में उल्लेख किया गया है। उनके विकास से संबंधित प्रावधानों को पांचवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। कौन सी अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में। बात करें हम छठी अनुसूची की, तो दोस्तों छठी अनुसूची में आपको देखने को मिलता है कि एससी एसटी तो पांचवी में हो गया, और छठी में आपको मिलेगा जो स्पेशल 4 राज्य हैं जहां पर एसटी क्षेत्र हैं, उन एसटी क्षेत्रों के प्रशासन यानी एसटी क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। वहां पर एसटी क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। उन 4 राज्यों में जो एसटी बाहुल क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में किस तरीके से उनके प्रशासन को लेकर क्या प्रावधान है, ये छठी अनुसूची में आपको देखने को मिलता है। क्या? छठी अनुसूची में। अब ये 4 राज्य कौन से हैं? तो ये हैं, आपको याद रखना है, असम, ये याद रखना, थोड़ा डीपली याद रखना। असम है, त्रिपुरा है, या इसको यूं लिख सकते हैं, असम है, मिजोरम है, मेघालय है। इसको एक ट्रिक बना लेते हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यहां एक कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो मेघालय है, मिजोरम है, तो इसमें क्या एक कंफ्यूजन होता है। एक मणिपुर भी है। तो ये ऐसे नाम है जो कि हमारे बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र में है। भारत के मैप में आप देखेंगे तो वहां इनको बिल्कुल पूर्व में पाते हैं। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में से मणिपुर नहीं है, ये याद रखना, मणिपुर नहीं है। ये 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम।
ठीक है, मणिपुर नहीं है। इसे याद करने की आप एक ट्रिक भी अपना सकते हैं जो कि है AMTM। ठीक है, तो AMTM का मतलब हो गया A फॉर असम हो गया, M फॉर मिजोरम हो गया, T फॉर त्रिपुरा एंड M फॉर वापस से मेघालय होगा। ध्यान रखें कि यहां पर मणिपुर नहीं है, मणिपुर का उल्लेख नहीं है। ये 4 बाहुल क्षेत्र हैं जो कि ST के क्षेत्र प्रशासन के बारे में यहां पर छठी अनुसूची में आपको प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं। तो ये 6 हो गए हमारे पास, क्या हो गए, 6 शेड्यूल्स हो गए हैं जो कि जिनके बारे में आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पहले शेड्यूल के अंदर दिया गया है कि पहले उसके पूरी बुक का कंटेंट है जिसमें लिखा गया है कि देश की जानकारी, वहां के राज्य हैं और वहां की यूनियन टेरिटरीज हैं, तो संघ शासित प्रदेश हैं, उन सभी के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो हमें मिलता है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी मिलती है। तीसरी अनुसूची में उन पदाधिकारियों के लिए शपथ, कौन किसको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, तो इन सभी शपथों का जो प्रावधान है या विवरण है या जो विश्लेषण है, ये सारी चीजें हैं जो खुले रूप में आपको तीसरी अनुसूची में देखने को मिल जाएगी। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, चौथी अनुसूची में आपको बताया गया है कि जो जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों के लिए अलग अलग से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों की संख्या होगी। कहने का मतलब राज्यसभा की सीटें जो निर्धारित हैं वो आपकी चौथी अनुसूची के अनुसार हैं। पांचवी अनुसूची में बात करें तो पांचवी अनुसूची में है पांचवी अनुसूची में दिया गया है जो SC और ST है उनके बारे में प्रावधान है। SC ST के बारे में प्रावधान है। SC ST में अंतर क्या है ये भी समझ लीजिएगा। SC वह कास्ट है या वह वर्ग है जो कि हमारे समाज से मिलता जुलता है और बिल्कुल हमारे समाज में ही रहता है और उनका रहन सहन, पालन पोषण, कहने का मतलब खान पान, ये सब चीजें हैं बिल्कुल एज इट इज वैसे समाज की हैं जो समाज हमारे बीच में है या हमारा जो समाज है। इसके अलावा जो ST है वो ST है अधिकतर आदिवासी क्षेत्र में निवास करते हैं या फिर कहने का मतलब जिन्होंने जंगलों में निवास किया है या फिर उनका रहन सहन, खान पान, सभी चीजों में काफी कुछ अंतर देखने को मिलता है जो हमारा समाज है उससे, तो वो ST है। तो इनके उत्थान को लेकर के, इनके विकास को लेकर के जो बात कही गई है वो पांचवी अनुसूची में इनके बारे में दर्शाया गया है। यूं कह सकते हैं जैसे रिजर्वेशन वाली बात। ठीक है, आगे चलते हैं कि पांचवी अनुसूची के बाद में छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची भी पांचवी अनुसूची से संबंध रखती है, लेकिन यहां पर केवल और केवल ST के बारे में प्रावधान है। और ST के बारे में क्या प्रावधान है कि जो ST बाहुल क्षेत्र हैं जैसे कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, AMTM हो गया, कहने का मतलब यहां पर मणिपुर नहीं है। तो इन सभी 4 राज्यों में जो ST क्षेत्र के प्रशासन है उनको लेकर के नियम कानून है वो सभी आपकी छठी अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। मैं यूं कहूंगा अगर कोई क्वेश्चन या क्या कहने का मतलब अगर पूरी अनुसूचियों में सबसे इंपॉर्टेंट कोई अनुसूची है तो वो आपकी सातवीं अनुसूची है। अब सातवीं अनुसूची क्यों इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं। सातवीं अनुसूची में क्या है, जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया है, यानी शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में किया गया है, सातवीं अनुसूची में किया गया है। और भाई हमारे भारत देश में संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य बनाए गए हैं, राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकारें काम करती हैं। तो जो पावर्स हैं क्या है कि अगर मान लो शक्तियों का विभाजन नहीं होता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि राज्य अपनी मनमानी कर सकता है, केंद्र अपनी मनमानी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हमारा देश एक राज्यों का संघ है इस वजह से केंद्र को और राज्यों को दोनों को अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी जाती हैं।
तो इसीलिए 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार के लिए केंद्र सूची का निर्धारण किया गया, राज्य के लिए राज्य सूची का निर्धारण किया गया, यानी सूची शब्द और ऐड कर दिया गया। और इसके अलावा एक और सूची है जिसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची। क्या बोला जाता है? समवर्ती सूची बोलते हैं। तो समवर्ती सूची उन दोनों राज्यों और केंद्रों के लिए, दोनों के लिए समान वितरण को दर्शाती है, जिसमें समान शक्तियों का विभाजन किया गया है। कहने का मतलब समवर्ती सूची के वो विषय हैं, यानी उस विषय सूची में वो विषय सम्मिलित किए जाएंगे जिस पर अधिकार केंद्र को और राज्य गवर्नमेंट दोनों को रहेगा बराबर से। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जहां पे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां निर्धारित की गई है। इसके अलावा आपने आज तक नहीं देखा होगा कि कोई सूची है। इसके अलावा एक अवशिष्ट सूची का भी प्रावधान है, उससे मैं समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। बेसिकली क्या दिया गया है, क्या प्रोसेस है। तो केंद्र सूची में देखो दोस्तों, केंद्र सूची में और राज्य सूची में और आपकी समवर्ती सूची में। तो केंद्र सूची में शुरुआत में जब मूल रूप से संविधान का निर्माण किया गया था तब 97 सब्जेक्ट थे, 97 विषय थे। और राज्य सूची में शुरुआत में 66 सब्जेक्ट थे। कितने सब्जेक्ट थे? 66 सब्जेक्ट थे। और समवर्ती सूची में जो विषय थे वो विषय थे 47। और अभी वर्तमान में केंद्र सूची में जो विषय हैं वो 3 विषय और बढ़ गए हैं और कुल विषय हो गए हैं 100 विषय। और 66 जो राज्य सूची में विषय थे वो विषय हैं 61 विषय वर्तमान में। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में है 52 विषय। अब बात करते हैं कि ये विषय आखिर है क्या। शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों के विभाजन में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि शक्तियों को लेकर के, कानूनों को लेकर के कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी नहीं करे। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंतर्गत जो विषय आएंगे उसी पर कानून बना सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र गवर्नमेंट है, वो केंद्र गवर्नमेंट में जो विषय निर्धारित हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है। तो ये विषय इसीलिए बनाए गए थे। इसमें क्या है कि जो 97 सब्जेक्ट हैं, 97 विषय हैं, वो केंद्र सूची में शामिल किए गए, यानी केंद्र सरकार को इन पर कानूनी बनाने का अधिकार दिया गया। जबकि राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा एक विशेष बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि जो केंद्र गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके विषय को कम नहीं किया जा सकता है और उसके विषय को केवल बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं कर सकते हैं। जबकि राज्य सूची के विषयों को हटाया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है। और समवर्ती सूची में भी कम ज्यादा का प्रावधान है। जबकि अब बात करते हैं कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य गवर्नमेंट को दिया गया है। जैसे बात करें उदाहरण के तौर पर एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि जो सूची है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सूची, इसमें जैसे कि एक विषय है जनगणना। तो जनगणना जैसा विषय है, तो इस तरह के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। किस गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और राज्य गवर्नमेंट को है जैसे कि राज्य पुलिस। आप सभी जानते होंगे कि जैसे हरियाणा पुलिस है, राजस्थान पुलिस है और इसके अलावा दिल्ली पुलिस है ना, तो पश्चिम बंगाल पुलिस है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है। तो ये राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार, भर्ती लेने का अधिकार, नियुक्तियां या फिर पेंशन, जो भी सिस्टम है इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इस विषय से रिलेटेड, तो वो सब राज्य गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। और जबकि जनगणना जैसे इस विषय हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करना, अंडर में आएगा। जहां समवर्ती सूची की बात करें तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में समान रूप से उनको लागू किया जाना उचित था। इस वजह से समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। समवर्ती शब्द का ही मतलब है समान वितरण।
समान वितरण से तात्पर्य है कि ये इस सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया जाएगा जिन पर विषय बनाने का अधिकार सेंटर गवर्नमेंट को भी है, कानून बनाने का अधिकार सेंटर गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी उतना ही अधिकार होगा। तो पहले शुरुआत में 47 सब्जेक्ट्स थे, बाद में 52 विषय हो गए हैं। और जैसे कि समवर्ती सूची में आपको मैं बता देता हूं, शिक्षा एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं तो शिक्षा वो एक विषय है जिस पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट को भी कानून बनाने का अधिकार है। बात करें हम शिक्षा की, तो आपको अगर समझना है कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा में देखो, जैसे आप कोई स्टडी करना चाहता है, 12th पास करना चाहता है, तो वो सीबीएसई से कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है उसको। सीबीएसई एक सेंटर बोर्ड का एक एग्जामिनेशन बोर्ड है, जबकि स्टेट बोर्ड में भी होते हैं, जैसे कि आरबीएसई है ना, एचबीएसई है, एसबीएसई है। तो इस तरह से जितने भी सेंटर ये स्टेट बोर्ड हैं, तो स्टेट बोर्ड से भी आप अपनी 12th कर सकते हैं, सेंटर बोर्ड से भी 12th कर सकते हैं, क्योंकि ये इसीलिए अलग अलग बोर्ड हैं क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स का बराबर का अधिकार है, वो बोर्ड बना सकते हैं और इस पर दोनों गवर्नमेंट्स काम कर सकती है। तो ये रही विषयों की बात जो कि 7वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है। समझ लेना बातों को अच्छी तरह से कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। केंद्र सूची में पहले 97 विषय थे जो कि वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। पहले राज्य सूची में 66 विषय थे जो अब वर्तमान में 61 विषय हैं, और पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 यानी 52 विषय हो गए हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, दिग्गज महानुभाव थे जो कि संविधान सभा में बैठे हुए थे, कहने का मतलब जैसे अंबेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो इन सब लोगों के दिमाग में विचार आया कि आज वर्तमान में जो सिचुएशंस हैं, जो उपलब्धियां हमारे सामने दिख रही हैं, जो स्थितियां हमारे सामने दिख रही है, वो आज के कानून के अनुसार तो हमने कानून बना लिए हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं या कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो हो सकता है 100-200 साल में हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे चेंजेस में हमारे साथ में शामिल हो जाए। तो इसी वजह से उन्होंने एक नई सूची का निर्माण किया, या कहने का मतलब है एक अलग से एक शक्तियों का प्रावधान, एक अलग से एक उन्होंने खाली पेज रखा जिसमें उन्होंने प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना था। जो चेंजेस आएंगे 20 साल, 50 साल या कहने का मतलब 100 साल बाद में ऐसे कोई चेंजेस आ सकते हैं या परिवर्तन हो सकता है जिनके ऊपर कानून बनाना जरूरी हो। तो ऐसे में उन्होंने क्या है कि एक अलग से अवशिष्ट सूची के नाम से, अवशिष्ट शक्तियों के नाम से, अवशिष्ट शक्तियों के नाम से एक अलग से एक प्रावधान बनाया। और इस अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है कि शेष शक्तियों का मतलब, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, वर्तमान में है आपका इंटरनेट। जब संविधान बना था उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था, तो इससे संबंधित कानून कैसे बना सकते थे? इसी वजह से अवशिष्ट शक्तियों का निर्माण किया गया, और इस शक्ति में वर्तमान में जो कानून बनाए गए हैं अवशिष्ट शक्तियों को लेकर के, मीडिया को लेकर के, है ना, तो ये इंटरनेट को लेकर के, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। मेरे हिसाब से आपको 7वीं अनुसूची समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अनुसूची पे चलते हैं और फिर इनका दोहरान भी करेंगे साथ में ही। 8वीं अनुसूची है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि 8वीं अनुसूची से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाषा के आधार पर 8वीं अनुसूची में है स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सम्मिलित किया गया है, यानी कितनी लैंग्वेज को हमारा संविधान मान्यता देता है प्रॉपरली स्टैंडर्ड मानक तौर पर, तो वो लैंग्वेज हैं जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं। वर्तमान में टोटल लैंग्वेज कितनी है? 22 लैंग्वेज हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर जब मूल रूप से संविधान तैयार किया गया था तो 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। और 14 भाषा के बाद में एक भाषा ऐड की गई, ठीक है। 1967 में 21 अमेंडमेंट के तहत एक भाषा सिंधी भाषा तहत जो है ऐड की गई। उसके बाद में 3 भाषाओं को ऐड किया गया और उसके बाद में 4 भाषाओं को ऐड किया गया। तो इस तरीके से ऐड करने के क्रम में टोटल 22 भाषाएं आज वर्तमान में है।
स्टैंडर्ड लैंग्वेज कितनी है टोटल? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं जो कि आज वर्तमान में मानक लैंग्वेज के तौर पर जानी जाती है। बात करें हम इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, तो सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे राज्यों का जो गठन है वो किस आधार पर किया गया है। ये क्वेश्चन कई सारी एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि जो एग्जामिनेशन जो हमारे भारत में राज्यों का जो गठन किया गया है वो भाषाई आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है राज्यों का गठन? राज्यों का गठन किया गया है किस आधार पर किया गया है दोस्तों? तो भाषा के आधार पर किया गया है। किस पर? भाषाई आधार पे हमारे देश में राज्यों का गठन किया गया है। ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो राज्यों का गठन में इस क्रम में भाषा के आधार पर पहला राज्य था वो कौन सा था? तो वो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज में दे रहा हूं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये 8वीं अनुसूची में भाषा का विषय था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आंध्र प्रदेश वह राज्य है जिसे भाषाई आधार पर पहली बार में या सर्वप्रथम गठित किया गया था। बात करते हैं 22 भाषाओं के इस क्रम के बारे में कि 14 + 1 + 3 + 4 क्या है। 14 + 1 + 3 + 4 = 22। वर्तमान में लैंग्वेज हमारी हैं 22 लैंग्वेज हैं संविधान में मानक लैंग्वेज के तौर पर। तो 14 भाषाएं तो मूल रूप से संविधान में थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता भी है दोबारा से। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन एक भाषा 21वें संविधान संशोधन के तहत 21वें अमेंडमेंट के तहत 1967 में जो एक भाषा थी वो थी सिंधी भाषा। पहले सिंधी भाषा क्या है हमारी मानक भाषाओं में नहीं थी, लेकिन एक 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में जिसके तहत सिंधी भाषा को मानक भाषा का दर्जा दे दिया गया। बात करते हैं आगे 3 भाषाएं कौन सी हैं। 3 भाषाएं हैं आपकी कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी है और मणिपुरी है। और इसके अलावा आपकी एक विदेशी लैंग्वेज है। ध्यान रहे पूछा जा सकता है, मैंने विदेशी शब्द जो बोला है इसका मतलब भी यह है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी जा चुका है एक स्टैंडर्ड लेवल की एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 लैंग्वेज हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में एक 71वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1992 के तहत सम्मिलित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992। तो 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को दर्जा दिया गया। कौन कौन सी हैं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली एक विदेशी भाषा है जिसे मानक दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा बात करते हैं 4 भाषाओं की। तो ये 4 भाषाएं कौन सी हैं? 4 भाषाएं कौन सी हैं? तो 4 भाषाएं हैं मैथाली या मैनथाली, ठीक है, संथाली, ठीक है, इनमें थाली थाली आ रहा है। क्या आ रहा है? थाली थाली आ रहा है। मैथाली है, संताली है और एक डोगरी भाषा है और एक बोडो भाषा है। क्या नाम है? बोडो लैंग्वेज। 1992 अमेंडमेंट के तहत 2003 में इन 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। अब यहां से कितना ही इंटरनल क्वेश्चन पूछ लिया जाए इससे बाहर नहीं हो सकता है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसे आप समझें। जो 22 भाषाएं हैं उनका विभाजन कुछ इस प्रकार है कि 14 लैंग्वेजेस तो हमारे जो फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर दर्ज की गई थी। उसके बाद में एक भाषा ऐड की गई है 21वें अमेंडमेंट के तहत 1967 में, जिसे सिंधी भाषा कहा जाता है। उसके बाद में 3 लैंग्वेज को सम्मिलित किया गया, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, जो कि नेपाली एक विदेशी लैंग्वेज है।
उसे सम्मिलित किया गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के अमेंडमेंट के तहत। इसके अलावा 92 यानी 92वां संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ तो उसके तहत 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, मैनथाली, संथाली, डोगरो और बोडो भाषा। तो ये 4 भाषाएं थी, डोगरी मतलब, ठीक है, डोगरो नहीं डोगरी है। तो ये 4 भाषाएं थी जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया और वर्तमान में टोटल भाषाएं कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। पर देखो बड़े खेद वाली बात है कि ये लैंग्वेज तो विदेशी लैंग्वेज को भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन जैसे राजस्थानी लैंग्वेज हुई, हरियाणवी लैंग्वेज हुई, ये भी लोक प्रचलित लैंग्वेजेस हैं, इन्हें भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो भी प्रावधान है, कई सारी रिट्स लगी हुई हैं, हो सकता है आगे जाकर के वो ऐड हो जाए, लेकिन वर्तमान में टोटल लैंग्वेजेस कितनी हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची की कंप्लीट बात हो गई है। आपको समझ में आ गया होगा कि 14 + 1 + 3 + 4 का मतलब है टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि 8वीं अनुसूची में मानक भाषा के तौर पर सम्मिलित की गई हैं। और 14 लैंग्वेजेस मूल रूप से थी, और जो 14 के बाद में एक लैंग्वेज ऐड की गई थी, एक भाषा ऐड की गई थी जो कि सिंधी भाषा थी, जो कि 21 अमेंडमेंट के तहत 1967 में ऐड की गई थी। इसके अलावा 3 लैंग्वेजेस और ऐड की गई, और वो की गई थी 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत। मणिपुरी है, कोंकणी है, नेपाली है। और इसके अलावा बाद में 2003 में जाकर के जब 92वां संविधान संशोधन हुआ तो 4 भाषाओं को ऐड किया गया, और वो 4 भाषाएं थी मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो लैंग्वेज। तो इन चारों लैंग्वेजों को सम्मिलित किया गया। तो इनके सन के अकॉर्डिंग या राज्यों का गठन है या ये जो भाषा है, इसके आधार पर मेरे हिसाब से 8वीं अनुसूची में और कुछ भी नहीं है और कुछ बचता भी नहीं है। क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची के ऊपर। अब आता है 9वीं अनुसूची। हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, हमने लिखा था एक शब्द 8 + 4 बराबर लिखा था हमने 12। इसका मतलब है कि 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, 4 बाद में ऐड हुई हैं। तो अब हम उन्हीं चारों का डिस्कशन करेंगे जो 4 बाद में ऐड। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या हुआ। जब फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया अनुसूचियों में, तो 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी। और ये कौन सा अमेंडमेंट है दोस्तों? पहला अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। ये ध्यान रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत भूमि सुधार से संबंधित कई सारे प्रावधान करना जरूरी था। यूं कहा गया था कि हमारे देश का विकास जब तक नहीं होगा, जब तक भूमि सुधार करना जरूरी नहीं होगा। कहने का मतलब इसे जरूरी था भूमि सुधार करना। जमीनों का जो वितरण है वो अलग अलग प्रकार से था। कई के जो भूमि कहने का मतलब जो जागीरदार हैं उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, बड़ी बड़ी जमीनें थी। तो कहने का मतलब ये एक समान वितरण करना जरूरी था। इसलिए 9th अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया भूमि सुधार से संबंधित, जिसमें 284 अधिनियम बनाए गए। टोटल कितने? 284 अधिनियम बनाए गए, और इन 284 अधिनियमों में इन भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को सम्मिलित किया गया। अब आगे चलते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में क्या है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद में राजीव गांधी का प्रशासन चल रहा था, शासन चल रहा था राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के टाइम पर क्या पार्टी में थोड़ा सा ऐसा कुछ हो गया था, तो ऐसे कुछ कानून बनाना जरूरी था कि उस टाइम पर फिर 10वीं अनुसूची के तहत ये चीज दल बदल वाला अधिनियम है वो पारित किया गया। तो दल बदल का जो अधिनियम है, दल बदल कानून है, उसे 10वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान की अनुसूचियों में सम्मिलित किया गया। और इसमें क्या है, ये किया गया 52वें अमेंडमेंट 1985 के तहत भारतीय संविधान में इसे सम्मिलित किया गया। तो 10वीं अनुसूची में किसकी बात करेंगे? दल बदल अधिनियम, दल बदल कानूनों की बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। पंचायती राज क्यों बनाया गया, आखिर इसकी क्या आवश्यकता थी?
तो इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि सरकार के एक निम्नतम स्तर पर छोटे से छोटे यानी ग्राम सभा जिसे आप बोलते हो वहां तक स्तर पर हमारी सरकार एक मतलब बिल्कुल निम्न तक स्तर तक काम कर सके, वहां पर भी लोगों को अधिकार प्राप्त हो, वहां पर भी एक अलग से सरकार बने। तो इसी वजह से पंचायती राज अधिनियम लाया गया और ये था 73वें अमेंडमेंट के तहत। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 73वें अमेंडमेंट 1993 के तहत पंचायती राज का गठन किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और कई बार पूछा भी जाता है और आगे भविष्य में पूछा भी जा सकता है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि 73 अमेंडमेंट हुआ 1993 में, जिसमें पंचायती राज के 29 विषय अलग से बना दिए गए। कितने विषय? 29 विषय, जिस पर कानून बनाने का अधिकार पंचायती राज को है। लास्ट अनुसूची की बात करते हैं, 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों आपको जो शहरी निकाय है, कौन सा निकाय? शहरी निकाय। तो शहरी निकाय में भी ये होना चाहिए था, इस वजह से शहरी निकाय में नगर निगम, जैसे आप बात करते हैं नगर निगम की, ठीक है, नगर पालिका की बात करते हैं, नगर पंचायत भी कई राज्यों में बोला जाता है इसको नगर पंचायत। ठीक है, यूपी जैसे राज्यों में बोला जाता है। तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये जो हैं 12वीं अनुसूची में ये एक सरकार का एक स्तर बना दिया गया है जो जिला लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 18 विषयों को सम्मिलित किया गया। कितने विषयों को? 18 विषयों को सम्मिलित किया गया और ये अमेंडमेंट हुआ 74वां अमेंडमेंट। ठीक है, तो 74वें अमेंडमेंट 1994 के तहत जो शहरी निकाय है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, इनका गठन किया गया। तो इस तरह से हमारी पूरी 12 अनुसूचियां कंप्लीट होती हैं दोस्तों। तो 12 अनुसूचियों में देखो आपने बहुत सारी चीजों को सुना होगा, इस क्लास में समझा होगा और समझ में भी आया होगा। ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, आसानी से मैंने इन चीजों का डिस्क्राइब किया है आप लोगों को। और एक बार और मैं इसका दोहरान कर देता हूं, फिर बताता हूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहली अनुसूची की बात करते हैं। हमारे वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 हो गई हैं। तो पहले 8 की बात कर लेते हैं। तो पहली अनुसूची में आपको दिया गया है देश की जानकारी है, राज्य हैं या फिर इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनके बारे में जो जानकारियों का उल्लेख है वो पहली अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो देश के विभिन्न पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश जैसे लोग, तो उन लोगों के लिए वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में उन्हीं पदाधिकारियों के लिए शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में अलग अलग इतने सारे राज्य बने हुए हैं, तो उन सभी राज्यों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों के लिए सीटों का निर्धारण किया गया है। पांचवी अनुसूची में SC ST का निर्धारण किया गया है, SC ST के विकास के उत्थान के लिए काम किया गया है, तो उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में है। छठी अनुसूची जो कि ST बाहुल क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उनके विकास को लेकर के, उन क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर के जो प्रावधान है वो छठी अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। छठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं, AMTM, जो कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। AMTM के आधार पर आप याद रख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या नाम है उसका चौथे का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या मणिपुर नहीं है? बहुत लोग सोचते हैं कि पूर्वोत्तर हैं तो मणिपुर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। मणिपुर नहीं है, मिजोरम आया, मेघालय आया, त्रिपुरा आया और असम आया। ठीक है, तो ये 4 राज्य सम्मिलित हैं। 7वीं की बात करें, शक्तियों का विभाजन किया हमने, केंद्र सूची में राज्य सूची बनाई और फिर साथ में केंद्र और राज्य की लड़ाई न हो सके इसलिए हमने समवर्ती सूची का निर्माण किया। केंद्र सूची में शुरू में 97 विषय थे, बाद में 100 विषय हुए। राज्य सूची में शुरू में 66 विषय थे, बाद में जाकर के वो 61 रह गए और समवर्ती सूची में 47 थे जो बाद में जाकर के 52 हो गए। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बात की हमने। तो अवशिष्ट शक्तियां उन विषयों को लेकर थी जो विषय आगे आने वाले भविष्य में भी कई नियम कानून जिन पर बनाना जरूरी हो सकता है, इसलिए अवशिष्ट शक्तियों का निर्माण किया गया। 8वीं अनुसूची में आपको भाषा का ध्यान रखना है। टोटल लैंग्वेजेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज या मानक भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं, जिसमें आपको विभाजन भी याद रखना है 22 भाषाओं का, 14 + 1 + 3 + 4। ठीक है,
पहली लैंग्वेज 14 के बाद में एक लैंग्वेज जो ऐड हुई थी वो सिंधी लैंग्वेज थी, फिर उसके बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज, फिर मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो लैंग्वेज। ठीक है, इनके अमेंडमेंट भी याद रख सकते हैं आप। सिंधी भाषा 21वें अमेंडमेंट के तहत, और जो 3 भाषाएं वो 71वें, और जो 4 भाषाएं हैं वो 92 अमेंडमेंट के तहत हुई थी। बात करें हम नवी अनुसूची की, तो नवी अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम लाया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया 1951 में, जिसमें 284 अधिनियम बनाए गए। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल अधिनियम पारित किया गया, और 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, जिसमें 29 विषयों को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा बात करें हम 12वीं अनुसूची की, जो शहरी निकाय से लेकर के थी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिसमें 18 विषयों को शामिल किया गया है। 74वें अमेंडमेंट के तहत इन इकाइयों का निर्माण किया गया। तो ये 12 अनुसूचियां हैं जो आसानी से आप याद रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। धन्यवाद।